अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। मुल्क में नए सूबे, गवर्नेंस एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बहस एक दफ़ा फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। उन्होंने कहा कि हम जितनी मर्जी सेमिनार्स कर लें, हम कॉन्फ्रेंस कर लें, हम इसी तरह बहस कर लें, लेकिन 10 साल बाद हम यहीं पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान नो डाउट हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक हमारी गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि नौजवान, तस्लीम करता हूँ कि नौजवान बहुत मायूस हैं, नौजवानों को उनके जो राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे। अगर यहाँ पर नौजवान कहें या काकरोच कहें, अगर वो बाहर निकलते हैं तो सिस्टम को उल्ट देंगे, और इससे पहले कि काकरोच या नौजवान बाहर निकलें हमें कुछ करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुद जो हैं वो इस वक्त ताकतवर तरीन वज़ीर हैं, और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब भी नहीं, वफाकी वज़ीर अलीम खान साहब ने भी ये कहा कि हमें कुछ करना होगा, हमें नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने होंगे ताकि अवाम के जो मसाइल हैं उनकी घर की दहलीज पर जो है वो हल हों। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बिल्कुल यही कहा कि मौजूदा निज़ाम नहीं चल रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा। मोहसिन नकवी साहब के खिताब के बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यह उनकी ज़ाती राय है, लेकिन गवर्नेंस के बगैर मामलात बेहतर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो हमारे 4 सूबे हैं, 1972 में जब हमारी आबादी 6 से 7 करोड़ थी, उस वक्त भी 4 सूबे थे। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम गवर्नेंस को बेहतर करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए सूबे क्या बनेंगे, क्या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, इसके ऊपर नून लीग को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि हाजा आसफ भी कह रहे हैं कि कराची और गवादर को वफाक का हिस्सा होना चाहिए। इसी मोहसिन नकवी साहब के बयान के रद्द-ए-अमल में राना सनाउल्लाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि वो इसी निज़ाम के तहत उन्होंने 30 साल का सफ़र जो है वो 3.5 साल में जो है वो तय किया है। अब सवाल यह है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और क्या सिर्फ जो हमें बयानबाजी दिखाई दे रही थी कश्मीर इलेक्शन के दौरान, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे थे, एक दूसरे को ताने दे रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे थे ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नून लीग के रहनुमा कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो करप्शन कर रही है। तो अब क्या ये हुकूमत आगे चलेगी, या वाकई संजीदगी के साथ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, और क्या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से जो हमारी गवर्नेंस है वो बेहतर हो पाएगी? मुमकिना तौर पे इसका हल क्या हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बहस एक दफ़ा फिर जो है वो छिड़ गई है, और हम बहस ये पहले भी देखते रहे हैं कि नए सूबे बनेंगे, नए सूबे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अब चूँकि वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने खुल डुल के बग़ैर समझें कि सादा और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर हम इसी तरह करते रहेंगे, और यही बात हम भी कह रहे थे कि जब ज़ाहिर पाकिस्तान ने सफारती तौर पर बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली, तो जब तक आवाम को गवर्नेंस की सूरत में बेहतर, आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं होगा, आवाम के चीदा बुनियादी हेल्थ एंड एजुकेशन के इशूज़ हैं वो हल नहीं होंगे, तो फिर इसका कोई बड़ा फ्रूटफुल फ़ायदा नहीं होगा। तो वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब का ये बयान देना, ये क्या आप समझते हैं? और सिर्फ वफाकी वज़ीर नहीं, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि अलीम खान साहब ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, तो ये हुकूमत तब्दील भी क्या हो सकती है, या वाकई अब 28वीं तरमीम को आप आते हुए देख रहे हैं, और ये जो एक स्टेटमेंट थी मोहसिन नकवी साहब की वो 28वीं तरमीम के निकात भी हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि इस ख़त्ते में जो सूबों की तकसीम है वो प्री पार्टीशन ही बहुत एक मोनूमेंटल डिबेट भी है, और बहुत इसकी जो है वो हिस्ट्री भी है। यानी 1906 में जब बंगाल तकसीम हुआ है तो बुनियाद रखी है इसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, और जो उसके बाद 1910-11 में वो इकट्ठा हो गया, तो वो एक तहरीक का बायस बना जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी पर ख़त्म हुई। फिर पंजाब तकसीम हुआ, बंगाल तकसीम हुआ 1947 में, तो उसके नतीजे में हज़ारों नहीं लाखों लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए। उसके बाद हमने 1 यूनिट बनाया, 1 यूनिट को जब तोड़ा तो हमने जो बलूचिस्तान के साथ और जो खेल खेला उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि वो अब तक हमारे सामने ब्लीड कर रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लीड। तो पहली बात तो ये ज़रूर जहन में रखें कि जो सूबे हैं वो तकसीम करना या उसको नए सूबे क्रिएट करना बहुत ही पेचीदा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रोसेस है, और इसकी जो हिस्ट्री है उसको जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारा जो आइन है वो हमने
बरतानिया से मुस्तार लिया है, ज़्यादातर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। लेकिन ये जो सूबों की हदूद में तब्दीली का आर्टिकल है, आर्टिकल 239 239, ये हमने अमेरिकन आइन से मुस्तार लिया है, जहाँ बाकी तमाम जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ वफाकी पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट है, फेडरल जो हमारी सेनेट और नेशनल असम्बली है, वो उनमें तरमीम कर सकते हैं। जो आर्टिकल 239 के तहत सूबों की तरमीम है, उसके लिए आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी जाना पड़ता है। तो इससे यू कैन इमेजिन कि जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी है और जो इसकी पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और ये आसान फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स की तरफ चला गया है, लेकिन ये बहरान हमारा गवर्नेंस का नहीं है, बहरान हमारी पॉलिटिक्स का है। जब आप इतने बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है, उसको उठा के जेल में डाल दें, इलेक्शन के नताइज तब्दील कर दें, जाली लोगों को मैंडेट दिलवा दें और फिर ये उम्मीद करें कि नहीं वो गवर्नेंस बड़ी अच्छी कर लेंगे, तो ज़ाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं है। सो हमारा बहरान पहला तो पॉलिटिक्स का बहरान है जिसको हल होना है। दूसरी बात यह है कि इसमें वज़न है कि पाकिस्तान में डेवोल्यूशन होनी चाहिए, पाकिस्तान में जो वसाइल हैं वो नीचे तक जाने चाहिए। ये अयूब ख़ान साहब ने बीडी का सिस्टम बनाया था, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा आई वुड से कि जो रिफ़ॉर्म अगर किसी ने किया लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का 2001 का कानून था, जिसमें उस वक़्त NRB के चेयरमैन जनरल तनवीर नकवी ने और इन लोगों ने बहुत जो है वो एक सी चेंज की, और उसके नतीजे में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उनका शेयर मिला और वो एग्जीक्यूट कर सके काम। लेकिन बाद में आने वाली इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के उन फैसलों को बदल दिया, जिसकी वजह से वो सिस्टम जो है वो नहीं चल सका और आज हम दोबारा स्क्वेयरली वापस आ गए हैं। तो इसका जो बुनियादी मामला है कि ये नहीं है कि आपने नए डिस्ट्रिक्ट्स या डेवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए या सूबे नहीं होने चाहिए। ये तो हो सकता है, होने भी चाहिए, बहुत ओपिनियन ये भी होगी कि होने ही चाहिए। डेवोल्यूशन के ऊपर तो मेरा ख्याल है कंसेंसस है कि इख्तियारात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम होने चाहिए। लेकिन जो चीज़ जिसके ऊपर मसला है वो ये है कि आप ये अगर पॉलिटिकल इनपुट के बग़ैर करेंगे तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने पूरी कोशिश कर ली है, आप कालाबाड़ डैम नहीं बना सके, आप नहरें नहीं बना सके, तो अगर आप ये कहेंगे कि आप सियासी जमातों के बग़ैर, और ये जो नए सूबे बनाने का अमल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अमल नहीं है, ये बहुत पेचीदा पॉलिटिकल प्रोसेस है। तो जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि अब सियासी जमातें कुछ करें, और फील्ड मार्शल साहब ने देखें उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और वो आगे उन्होंने प्लेट सामने रख दी, और जब तक सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, बशमूल उन्होंने PTI का भी जिक्र किया, तो उनका फिर इशारा किस तरफ था? यानी वो क्या पीपल्स पार्टी को पैगाम दे रहे थे, नून लीग को पैगाम दे रहे थे? नहीं, देखिए उन्होंने तो जो मैसेजिंग आई है, एक्चुअली ये भी पहले आर्मी चीफ ने ख़ुद NDU में जब बात की थी फील्ड मार्शल में, उन्होंने भी यही बातें पॉइंट आउट जो हैं वो की थी। मोहसिन नकवी साहब की ज़ाहिर अपनी अहमियत हैसियत तो नहीं है, सियासी तौर पे तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, या वो पॉलिटिकली तो वो नोविस है। उनकी अहमियत तो यही है ना कि उनके ताल्लुकात हैं फील्ड मार्शल के साथ और फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो जो बात करते हैं उसको उस तनाजुर में देखा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, तो इसलिए उनकी बात जो है उसको अहमियत जो है वो मिली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दिस इज़ टू सीरियस अ बिज़नेस टू बी हैंडल्ड बाय मोहसिन नकवी साहब या ऐसे लोग जिनकी कोई अपनी जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो इमरान ख़ान, आसिफ ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और इस पाए के जो सियासतदान हैं दूसरे वो हैं। और आपने जो भी फ़ैसले करने हैं, अगर आप इन लोगों के साथ कंसेंसस से नहीं करते, इन लोगों को एक टेबल पे बिठा के ये जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो नहीं बनाते, तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिवाइड है उसके अंदर खौफनाक इजाफा होगा। लिहाजा ये अगर आप समझते हैं कि ये फ़ैसले कोई मोहसिन नकवी ने या अपना अलीम ख़ान ने या मुस्तफ़ा कमाल ने कर देने हैं, तो देखिए उनके तो कोई कद नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत या अहमियत है। तो क्या आप समझते हैं कि इनसे रब्ता किया गया होगा, या इनसे आसिफ ज़रदारी या नवाज़ शरीफ या जो दीगर के आपने नाम लिए, क्योंकि ये बड़ा फ़ैसला है सूबों के हवाले से? हमें तो ज़ाहिर है कि पता नहीं हो सकता, हमें तो नहीं पता कि उनसे रब्ता किया गया या नहीं किया गया, लेकिन करना चाहिए।
इमरान खान से रब्ता करना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर तो इमरान खान है सियासी एतबार से। तो जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नौजवान कहें या काकरोच कहें, अगर ये बाहर निकला है तो ये जो है वो सिस्टम उल्ट देंगे, इसका क्या मतलब आप समझते हैं? हाँ, ये तो मुझे समझ नहीं आई कि मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़ बाहर निकल आए हैं, और 4 साल के बाद ये कहना कि वो लोग निकल आएंगे तो उल्टेंगे। किसका तख्ता उल्टेंगे? तो नकवी साहब की तख्ता उल्टना है ना, जो 4 साल से बैठे हुए हैं। तो अभी सच्ची बात यह है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी कद पहले भी नहीं था, लेकिन ये जो 3 वज़रा के बयानात हैं इसने उनको तो बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखें, अगर आप इत्तेहादी पार्टियां हो ना, वो डिफरेंस कर सकती हैं, बाहर पार्लियामेंट में बैठी हैं, वो बात करें, वो और बात है। लेकिन ये कैबिनेट के मेंबर हैं। कैबिनेट का मेंबर अगर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से रिडिक्यूल करेगा तो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? उन्होंने कह दिया कि जी वो काम बड़ा करते हैं लेकिन उनका कोई काम का फ़ायदा नहीं हो रहा, वो तो फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। अलीम खान ने भी उनको जो है क्लास ले ली, मुस्तफ़ा ने कमाल ने भी ले ली। तो मुझे बताइए ये प्राइम मिनिस्टर की फिर क्या हैसियत रह गई है? तो क्या प्राइम मिनिस्टर को रहना चाहिए कुर्सी पे अगर उसके वज़ीर ही जो है वो उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं? तो जैसे वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब 12 घंटे काम करें, 18 भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो जो आप समझ रहे हैं कि जो सेम पेज था, कहीं वो पेज जो है वो नोटबुक से फट रहा है? देखिए, ये अबाउट प्रॉब्लम ये है कि आपने वो जो मेरे जो ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, उनका ये मानना है कि देखिए जो फ़ौज कर सकती थी, इस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी, वो उन्होंने कर दिया है। आप इंडिया के ख़िलाफ़ जंग थी, हम जीत गए, इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आपको इतनी बड़ी कामयाबियाँ मिली, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल ये गवर्नमेंट तो कभी डिलीवर कर ही नहीं सकती थी। उसकी वजह यह है कि ना इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल है जिसका कोई इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होता, ना इनके पास कोई गवर्नेंस मॉडल। अब शहबाज शरीफ साहब 17 बजट पेश कर चुके हैं, 12 एज ए चीफ मिनिस्टर और 5 एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो अगर 17 बजट पेश करने के बाद भी वो अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक विजन नहीं दे सके तो आप आपने और कितना उनको मौका देंगे? पूरी 17 साल में तो एक पूरी नस्ल नई बदल जाती है। तो इसलिए इनके पास जो इस्टेब्लिशमेंट अगर इनके ऊपर रिलाई कर रही थी कि वो कोई अपना पाकिस्तान में गवर्नेंस या सिस्टम में डिलीवरी देंगे, वो ये नहीं दे सकते थे, पहले दिन से नहीं दे सकते थे। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ है कि 4 सालों में जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बहुत मुश्किल काम है। यहाँ कभी जुडिशरी आपके साथ नहीं खड़ी हुई तो उन्होंने प्रॉब्लम शुरू करवा दिए, इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी हुई उन्होंने आपके रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, फिर आपकी अपनी पार्लिमानी पार्टीज़ के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स है। सो इट्स अ वेरी डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और पाकिस्तान के अंदर और बड़ी कुव्वतें इसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन इनको शहबाज शरीफ साहब को तो ये एडवांटेज रहा कि 4 सालों में ना उनको अपनी पार्टी की कोई प्रॉब्लम था, ना उनको इत्तेहादियों का कोई प्रॉब्लम था, ना उनको इस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रॉब्लम था, ना उनको जुडिशरी का कोई प्रॉब्लम था। बट डिस्पाइट इतनी बड़ी सपोर्ट के वो बुरी तरह नाकाम हुई है ये टीम, और इनसे कुछ भी जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा। सो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन तो है ना। अब इस्टेब्लिशमेंट भी सोचती है, फौज भी सोचती है कि इतना हमने इनके लिए हम अनपॉपुलर भी हुए हैं, इनको हमने जो है वो इतनी इलेक्शन भी जो है वो बनवा दिया, इनको बना भी दिया और ये डिलीवर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सके। और इतनी कंट्रोल मीडिया आपके सामने, जो मीडिया का हाल हुआ, जो जुडिशरी का हाल हुआ, जो इलेक्शन कमीशन का हाल हुआ, और उसके बाद भी अगर इस तरह की डिलीवरी है तो जाहिर है कि उनकी परेशानी तो है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब के साथ हमारा प्रोग्राम जारी है। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। फवाद भाई, जो DGISPR साहब ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 निकात थे उनमें से एक पर काम हुआ जो फ़ौज से रिलेटेड था, लेकिन 13 पॉइंट्स जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिलेटेड थे उन पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब का जो है वो ये स्टेटमेंट देना बिलखसूस कि अपनी ही गवर्नमेंट के हवाले से ये निज़ाम जो है वो तबाह हो चुका है। अल्टीमेट जो इशू है वो तो ये है, जो इसकी DGISPR साहब ने बात की कि गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, या मोहसिन नकवी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं कि गवर्नेंस बेहतर कैसे होगी? देखिए, पहली बात तो जो मेरे ख्याल के अंदर जो इस इनके बयानात में जो झूल है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस इज़ एवरीथिंग, पॉलिटिक्स की कोई अहमियत नहीं है। देखिए ना, ये इस तरह नहीं होता।
पाकिस्तान कोई चीन नहीं है, हम कोई कोरिया नहीं है, हम कोई रशिया नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर 50 मील के बाद आपकी ज़ुबान बदल जाती है, आपकी कौम बदल जाती है, मज़हब की तशरीह बदल जाती है, आपकी कस्टम्स बदल जाते हैं। इस तरह के जो डाइवर्स मुल्क होते हैं वहाँ पर आपके को गवर्नेंस इज़ वन पार्ट, बट पॉलिटिक्स इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन गवर्नेंस। इंडिया में भी गवर्नेंस कोई अच्छी नहीं है, बुरा ही हाल है, लेकिन उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से वो उन्होंने अपने आप को इकट्ठा रखा है। तो जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारी जमहूरियत के अंदर भी 3-4 मॉडल हैं, तो वो फिर कौन से मॉडल्स की बात कर रहे वो हैं? तो सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं ना। देखिए ये बात तो उनकी सही है, सदारती निज़ाम भी एक डेमोक्रेटिक निज़ाम है और उस तरफ भी जो है वो जाया जा सकता है। लेकिन देखिए सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम अब भी सदारती निज़ाम ही है। उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ सियासी जमातें नहीं हैं, हमारे यहाँ सियासी शख्सियात हैं। लोग इमरान खान को वोट देते हैं, नवाज़ शरीफ को वोट देते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को वोट देते हैं, जरदारी भुट्टो फैमिली को वोट देते हैं। हमारे यहाँ को लोग पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को तो वोट नहीं देते। आज पीटीआई का जो हाल है, यानी जो लोग पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है, अब आप सहाफ़ी हैं, आप खुद पॉलिटिक्स कवर करते हैं, मैं आपको कहूँ आप मुझे 4-5 लोगों के नाम बता दें, आपको नाम ही नहीं पता कौन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की कोई अहमियत ही नहीं है। लोग इमरान खान के साथ हैं, उनको वोट कर रहे हैं। तो सदारती निज़ाम तो फिर यही है ना कि एक शख्सियात के ऊपर जो है वो चल रहा है। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको असल में स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेटाइज़ करने की ज़रूरत है। निज़ाम आप सदारती रख लें, ये पार्लिमानी रख लें। हमारा चूँकि तकरीबन आप समझें कि कोई 1883 से हमारा जो तारुफ है वो पार्लिमानी निज़ाम से है, हम इसमें ज़रा कंफर्टेबल होते हैं। और अगर आप सदारती निज़ाम भी करेंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल है। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपकी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दो बिल्कुल अलग-अलग एंटिटीज़ हैं। तो हमारे यहाँ पहले ही जो गवर्नेंस है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होगा अगर उसका पार्लियामेंट से ताल्लुक़ नहीं होगा तो वो चेक एंड बैलेंस के चक्कर में और ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। बट देन दिस इज़ अनदर डिबेट। फ़िलहाल जो लग रहा है वो तो यही है कि वो कह रहे हैं कि हमें नए सूबे बनाएं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाएं, जो काफ़ी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी नून के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। नए सूबे बनना क्या ज़्यादा जो है वो अलार्मिंग या थ्रेटिंग होगा नून लीग एंड पीपल्स पार्टी के लिए, या वाकई ये एक जेन्युइन पब्लिक का इशू है कि पब्लिक ही नहीं चाहती, यानी सिंध की पब्लिक ही नहीं चाहती कि जी कराची सूबा बने? क्योंकि हाजी आसफ साहब ने भी कहा कि कराची और गवादर को जो है वो वफाक का हिस्सा होना चाहिए। और गवादर को तो खैर बिल्कुल ही होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गवादर तो हमने ख़रीदा था ओमान से, वो तो कभी भी पार्ट नहीं था मकरान का। बट नॉनदलेस जितने मेरी सिंध के लोगों में जितनी मेरी बात होती है, अभी हम गए थे पीर साहब पगाड़ा से हमारी मुलाकात हुई, इंटीरियर सिंध में हमारे दोस्त हैं सारे, उनसे भी जो बात होती है वहाँ पर कंसेंसस है कि सिंध को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिंध के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा और आई डोंट थिंक सो इट विल बी ईज़ी कि आप सिंध को, या तो देखें ना आपको कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को। मैंने कल भी ये बात कही थी अपने एक वीलॉग में कि असल में इशू ये है कि आप इसके लिए ये जो आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। इसके लिए अगर आप बड़े फ़ैसले करना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए बहुत बड़े पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत है। मसलन अगर आपकी नज़र में स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होना चाहिए? अगर गवर्नेंस बेहतर करनी है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने हैं तो क्या हो? देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसको ईज़ आउट करें, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करें, और ताकि पाकिस्तान में सियासत में तलखियाँ पहले कम हों, नंबर 1। उसके बाद आपको एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग चाहिए सियासी जमातों में और इस्टेब्लिशमेंट में। जहाँ पे सियासी जमातों को आपस में डायलॉग चाहिए वहीं पे आपको इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग चाहिए। और तीसरे मरहले में मेरे ख्याल में आपको एक कौमी हुकूमत बनानी पड़ेगी अगर आप ये रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। आप अकेले पार्टी कोई इतना बड़ा वज़न नहीं उठा सकते। तो कौमी हुकूमत क्या आप बनते हुए देख रहे हैं? जैसे ये वफाकी वज़रा बयानात दे रहे हैं तो क्या कहीं आपको लग रहा है कि डिस्टर्बेंस है? देखिए ना, ये जो अगर तो अभी हमें नहीं पता कि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या है इसके ऊपर, स्पेशली नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का रद्द-ए-अमल क्या है। इन दोनों का जब तक हमें रद्द-ए-अमल नहीं पता लगेगा हम आगे प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। लेकिन
मैं 1993 से गवर्नमेंट्स को आता जाता देख रहा हूँ। आधी गवर्नमेंट्स को हम में शामिल रहे हैं, आधी गवर्नमेंट को निकलवाने में शामिल रहे हैं। ये हुकूमत नहीं रह सकेगी अब। उसकी वजह यह है कि जो डाई हैज़ बिन कास्ट। जब आपके वज़ीर जो हैं वो आपके वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से ह्यूमिलिएट कर देंगे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इतना बेबस है कि वो अपने उन वज़ीरों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो दैट एक्चुअली एरोड्स द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और चूँकि उनकी कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, अब आप देखेंगे, अपनी आँखों के सामने देखेंगे कि कैसे निज़ाम बिखरेगा। क्योंकि जो लोग ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं निचली सतह के ऊपर, वो अपने मुस्तकबिल को देखना शुरू कर देंगे और उनको लगेगा कि ये मुस्तकबिल इनका इनके साथ नहीं है। तो आप इनकी जो इरोजन है वो अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। देखिए ना, आप एक तरफ फिर आपने अपने वज़ीर-ए-आज़म को इतना बड़ा जो है वो ह्यूमिलिएट कर दिया, फिर अगली लाइन में आप कह रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही तो ये जो चार्ज शीट थी ओवरऑल मोहसिन नकवी साहब की, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ थी या अपने ही खिलाफ थी, पूरी काबीना या अपनी ही हुकूमत के खिलाफ थी कि जो उनकी सारी की सारी ये तो देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि मोहसिन नकवी साहब की अपनी तो हैसियत नहीं है ना, सियासी हैसियत नहीं है, या उनकी तो जो बुनियादी तौर पे उनको तो देखा जाता है ना एस्टैब्लिशमेंट की लेंस से, तो जाहिर है कि उसको देखा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की चार्जशीट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उनकी इस बात की अहमियत तो वो है ना। इसके अलावा तो ज़ाहिर उनकी अपनी उस तरह की अहमियत तो नहीं। तो अगस्त में ही आप देख रहे हैं 28th अमेंडमेंट आते हुए? मैं एक्चुअली जो मोर आई एम यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिएक्शन ऑफ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी टू दैट। इसके बाद ही आपको, लेकिन मेरे ख़्याल के अंदर नए सूबे बनाने का जो मामला है वो आसिफ जरदारी साहब के लिए तो बहुत ही मुश्किल है और नवाज शरीफ के लिए भी आसान नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि वो 28वीं तरमीम को इतनी आसानी से वो होने देंगे या उस तरफ जाएंगे। तो पीपी के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर वो मान जाते हैं 28th अमेंडमेंट में नए सूबों के लिए, और शायद अगर इधर साउथ पंजाब के 2-3 सूबे उन्हें दे दिए जाते हैं, हो सकता है कि विन विन उनको दे दें जी। हाँ जी, लेकिन सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स नहीं है। साउथ पंजाब में तो आज भी आज़ाद इलेक्शन होंगे तो पीटीआई जीतेगी। उनकी सारी सियासत रिवॉल्व करती है सिंधी नेशनलिज्म के ऊपर, और अगर आप कराची निकाल देते हैं सिंध से तो वो तो ऐसे ही है जैसे आपने शुरू में उस वक्त था कि कलकत्ता बंगाल से निकल गया तो फिर बाकी बंगाल का क्या हाल होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि पीपल्स पार्टी इस पर कभी भी एग्री कर सकती है, क्योंकि इससे फिर उनकी जो बुनियाद है सियासत की वो ही ख़त्म हो जाती है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब के साथ हमारा प्रोग्राम जारी है। अभी एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जैसे आप कह रहे हैं कि इस सारे मोहसिन नकवी साहब की स्पीच के रद्द अमल हम देखेंगे आसिफ जरदारी साहब का क्या आता है नए सूबों के हवाले से, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से, या नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का रद्द अमल आ गया तो हम समझ सकते हैं कि ये उन्हीं की पार्टी के ज़रिए रद्द अमल होगा। इसी तरह जो है वो हाजी आसिफ साहब का भी रद्द अमल आ गया कि जी उन्होंने कहा अलीम खान को कि आप थोड़ा हिम्मत करें, आप रिज़ाइन दें, इस्तीफ़ा दें। तो हम अगर इन दोनों राना साहब के बयान को लेते हैं या हाजी आसिफ साहब के बयान को लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये कलेक्टिवली रद्द अमल हो सकता है नून लीग का। ये दोनों नवाज शरीफ साहब के करीब हैं जी, और शहबाज शरीफ के उतने करीब नहीं हैं तो सही, लेकिन उतने नहीं हैं, इनको जो ग्रुप समझा जाता है। तो असल में तो नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो थोड़ा बहुत फासले पे तो है पहले ही। इससे वो किस तरह से आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, हाउ विल दे रिएक्ट टू दैट, ये अब देखने वाली बात है। और मुझे ये लगता है कि ये रद्द अमल बढ़ेगा। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने बात की है। तीसरा प्रोबेबली जो बयान अभी तक नहीं आया है और शायद वो बयान उनका इम्पोर्टेंट होगा, वो मरीम नवाज़ का होगा, क्योंकि मरीम नवाज़ को भी तो डायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब ने अटैक किया है, ये कह के कि यस वज़ाइफ देने से और लैपटॉप देने से, टैबलेट देने से
तो नौजवान मुतमिन नहीं और हो। मरीम नवाज़ भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि अपने ऊपर तनकीद को इस तरह से जाने दें बग़ैर रिस्पॉन्स के। तो ये मोहसिन नकवी साहब की अगेन ये सारी जो स्टेटमेंट है, ये आप क्या समझते हैं कि ये इसी वक्त इनिशिएट हुआ है कि हाँ जी कि फ़ैसला हुआ जी ये स्टेटमेंट दें, निज़ाम कोलैप्स कर गया, या पहले से था 28th अमेंडमेंट को लेके? GB इलेक्शन थे, कश्मीर इलेक्शन थे, 28th अमेंडमेंट तो चल ही रही थी ना, बड़े दिनों से थी। चल रही थी कि वो होना है और ये होनी है और करना है और उसके बाद करना है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब के बयान में देखिए 28th अमेंडमेंट आने में कोई हर्ज नहीं है, नए सूबे बनने में भी कोई हर्ज नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में जो यहाँ पे एक मूव जो इल कंसीव हुई है वो इसको मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए कहलवाना जो है वो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं था। इसको अगर आप पहले पॉलिटिकल जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इनको बिठा के बैत करा के, मौलाना फजल रहमान, इन लोगों को बिठा के बात करा के करते ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब इसके नतीजे में एक जो है वो गवर्नमेंट जो पहले ही बहुत कमज़ोर थी उसको वो और कमज़ोर हो गई है और नतीजा उसका निकालने की अपोजिशन में नहीं है। तो आप समझते हैं कि मोहसिन प्रॉब्लम मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि देखें कंसेप्ट जो है ना डेवोल्यूशन का जो बुनियादी बात है उस पर कोई वो ज़बरदस्त चीज़ है जो इस्टेब्लिशमेंट जो बात कह रही है, कह तो बिल्कुल सही रहे हैं ना, उस पर तो कंसेंसस है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, आपको सिस्टम चाहिए, डेवोल्यूशन चाहिए, पैसे वसाइल नीचे जाएँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट यू नो डेविल लाइज इन द डिटेल्स। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप करेंगे कैसे, जो करने का तरीका है ना उस पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोई रेफरेंडम आप समझते हैं कोई हल है? रेफरेंडम भी आईनी तरीका है, आइन का आर्टिकल 48 रेफरेंडम को जाता है, लेकिन रेफरेंडम के नतीजे में अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर रेफरेंडम में जाएंगे तो आपकी प्रपोजल डिफीट हो जाएगी, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि रेफरेंडम भी कोई सोल्यूशन नहीं है या उससे हो नहीं सकता? देखें अब हो नहीं सकता ना जब तक आपको मसलन अगर सिंध में पीपल्स पार्टी भी ख़िलाफ़ है और पूरा अपना ख़िलाफ़ है तो आप क्या रेफरेंडम उसमें जीतेंगे? अच्छा, फिर तो आपको जनरल ज़ियाउल हक वाला ही रेफरेंडम कराना पड़ेगा। DG ISPR साहब ने कहा कि 1973 से लेके वही ख़ानदान है, वही जागीरदार हैं, असम्बलियों में आते हैं, जीत जाएँ तो जमहूरियत, हार जाएँ तो आमरीत। तो इस बयान को अगर आप देखें तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है आप जैसे PTI की आप बात कर रहे हैं, तो PTI जिससे आप वाबस्ता थे, आप वज़ीर थे, 2018 में वही PTI जो है वो जीती, RTS सबके सामने जो है वो सामने RTS बैठ गया, 24 में हार गई। RTS कैसे बैठा, जैसे कितनी सीटों पे बैठा? जो कुछ 24 में हुआ, जैसे 24 में हुआ वैसे 18 में हुआ था। थोड़ा कम कर लें। थोड़ा कैसे कम कर लें? कुछ कम कर लें। कितनी सीटों पे RTS बैठा? आप बता दें कितने? नहीं, आप कह रहे हैं RTS बैठा है, आप बताएं ना कितने सीटों में बैठा? नहीं था बैठा, क्या नहीं बैठा था ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। सिर्फ जो है वो सुनी सुनाई बातों पे तो नहीं ना क्वेश्चन कर देते। आपने कहा RTS बैठा है, फिर आप जाके देखें कितनी सीटों पे बैठा है, कितनी नहीं, वो शफाफ इंतखाबात थे, 100% शफाफ इंतखाबात थे। इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर जो 24 वाला इंतखाबात तो कभी पाकिस्तान में हुए ही नहीं है, और आपने कहा कि नहीं 24 की तरह की 18 के इंतखाबात है, इसका मतलब है आपको पता ही नहीं पहले इलेक्शन कैसे होते थे। जो इलेक्शंस के अंदर जो मैनूवरिंग है वो हमेशा रही है, वो चाहे 1973 का भी 70 का भी इलेक्शन था, वो चाहे 80 का भी 90 का भी इलेक्शन था। लोग देखते हैं कि कौन सी साइड जीत रही है, वो उधर शिफ्ट करते हैं। इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते थे, इलेक्टेबल्स की शिफ्ट होना जो है वो हमेशा रहा है। वो 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, और ये सर फॉर एग्ज़ाम्पल नून लीग वाले कहते हैं जी वो जहांगीर तरीन जहाज़ के ऊपर बंदे ला रहा था, कर रहा था। वो जो जहाज़ पे बंदे आ रहे थे वो क्या नून लीग के टिकट पे जीते थे? आंसर इज़ नो। वो सारे इंडिपेंडेंट्स थे। इंडिपेंडेंट्स किधर जाते हैं? जिधर हुकूमत बन रही हो, तो इंडिपेंडेंट्स हुकूमत में शामिल हो गए। इसी तरह से जो 2013 के इलेक्शंस में सारे इंडिपेंडेंट्स नून लीग में शामिल हो गए, 2008 के बाद सारे इंडिपेंडेंट्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन कभी भी 2008 का इलेक्शन हो, 2002 का इवन इलेक्शन हो जो मुशर्रफ साहब ने करवाया था, 2013, 2018, किसी इलेक्शन के अंदर इस तरह से फॉर्म्स चेंज नहीं हुए। किस तरह से ये नहीं हुआ कि 67,000 वोटों से हारा हुआ बंदा जो है वो असम्बली में पहुंच गया और जो जीता है वो असम्बली से बाहर रह गया। और जो RTS बैठा है उस पर जो हमने जब कमीशन बनाया और हमने कहा कि लाएं कितनी सीटों के ऊपर जो है वो RTS बैठा था और कितनी सीटों के ऊपर हुआ था, PMLN ने तो एक भी नहीं दी।
जो 15 सीटें जिनके ऊपर था कि धांधली हुई, वो सारी पीपल्स PTI के लोग गए हुए थे कोर्ट में। अहमद यार राज 1200 वोटों से इलेक्शन हार गया था, और हमारी 25 सीटें थी जो 2500 वोटों से हम कम हारे। तो वो तो उल्टा PTI के साथ ज्यादती हुई थी। तो बानी PTI का आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? आपने भी नेशनल डायलॉग कमेटी का इनिशिएट लिया, तो अब इसका करंट स्टेटस क्या है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान को पॉलिटिकल रिलीफ इंशाल्लाह, मुझे लगता यही है कि जो हालात बन रहे हैं उसमें उनको मिलेगा। और इमरान खान को चाहिए ये कि हम जो कन्फ्रंटेशन है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमें उसमें कमी लाने की ज़रूरत है। कमी लाने की क्या ज़रूरत है? उसको ख़त्म ही करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं उनको भी देखना है, इंटरनेशनल सिचुएशन को भी देखना है। इस वक्त देखिए, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। इंडिया ने पाकिस्तान को दोबारा हमला करना है, उन्होंने 3 महीने में करना है, उन्होंने 6 महीने में करना है, उन्होंने साल में करना है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने करना है। क्योंकि द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन जो नरेंद्र मोदी हुई है, उसको वो उस ह्यूमिलिएशन के साथ अगले इलेक्शन में नहीं जा सकता। और आपको जो अनफॉर्चुनेटली जो हिंदवाता का वहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर हमें अपनी पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम बाद में इस तरह के बैरूनी मुकाबलों के लिए भी तकसीम हो। इसको 100% हमें कम करने की ज़रूरत है। और इमरान खान को रिलीफ दिए बग़ैर पाकिस्तान की सियासत नॉर्मल नहीं हो सकती। लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपस में इतनी कन्फ्रंटेशन में ना पड़ें, और हमें जो इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कन्फ्रंटेशन है वो भी इतनी ना हो कि हम एक कौम के तौर पे ऊपर इस तरह के बैरूनी हमले का मुकाबला। तो जिस तरह इस वक्त खुद अपनी नून और PP को अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो वो क्या इधर कोई रिलीफ मिलेगा PTI को? PTI को तो शामिल करना पड़ेगा अब, और इसलिए मोहसिन नकवी ने बात भी ये की है। उन्होंने कहा है कि PTI को शामिल करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल कल DGI-SPR ने भी अब जो है वो इस तरफ इंडिकेशन दी है। दैट इज़ आई थिंक पॉजिटिव बात है, और इस तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि अब कहीं PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जो है वो अब जो है वो गर्मी कम हो रही है, और इस बात की तरफ जा रहे हैं कि हमारी कोशिश पूरी है। और इंशाअल्लाह ताला महमूद मौलवी साहब ने, इमरान इस्माइल ने, इन लोगों ने जो भी कोशिश है वो इस सिलसिले में की है, और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसमें बेहतरी मिलेगी। तो आप कोशिश नहीं कर रहे बानी PTI से मुलाकात की? हम कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम कोर्ट में भी शायद जाएंगे कि हमें मिलने। तो किस हद तक आप पूरी उम्मीद है कि होगी मुलाकात? हम काफ़ी पूरी उम्मीद है। चलेंगे, बहुत शुक्रिया फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। और इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, जो खिताब किया कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, उस हवाले से इनकी क्या राय है, और क्या ये समझते हैं कि क्या मौजूदा जो गवर्नेंस है हमारी, नो डाउट कि इस वक्त अगर आप कराची से लेकर कश्मीर तक हर तरफ देखते हैं तो गवर्नेंस के बड़े इशूज़ हैं। तो इन इशूज़ को हल करने के लिए, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए जो भी इस वक्त जो है वो गुजारिशात हैं, जो भी प्रपोजल्स हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि नए यूनिट्स बनने चाहिए, तो ये क्या एप्लीकेबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है? आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए बोल्ड वीकेंड स्पेशल विद ज़ोया मंशा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।